हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड हम हमारी जर्नी को वापस चालू रखते हैं। ठीक है। कल मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, ठीक है, सेक्युलरिज्म के बारे में। आई गेस मैंने वर्ल्ड के कुछ आइडियाज बताए थे आपको कि सेक्युलरिज्म कहाँ पे कैसे देखने को मिलता है। ठीक है। वी आर डिस्कसिंग द प्रीएम्बल, और वो थोड़ा जैसे कि मैंने बताया था वो थोड़ा लंबा चलेगा। तो वो तरीके से हमने कुछ 3-4 कंट्रीज के धर्म के रिगार्डिंग, रिलीजन के रिगार्डिंग आइडियाज को सोचा था। ठीक है। रिलीजन और मोरालिटी का क्या रिलेशन है, और ये सवाल शायद यूपीएससी में भी आया था कि व्हाट इज द मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म के ऊपर हर ऑल्टरनेटिव ईयर में यूपीएससी में एक आध सवाल रहता ही रहता है। मतलब इट इज दैट मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है। और अभी हमें ये भी सोचना था कि भाई वो कैसा है, उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। क्या सेक्युलरिज्म इंडिया में फेवरेबल तरीके से काम हुआ है, या सेक्युलरिज्म हैज फेल्ड कंप्लीटली इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कल तक हमने जो देखा था वो क्या था कि हमने सेक्युलरिज्म के ब्रॉडर फ्रेमवर्क को अलग अलग कंट्री के रेफरेंस में डिस्कस किया था। ठीक है। सेक्युलरिज्म, जिसको गुजराती में बिन सांप्रदायिकता, हिंदी में पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है। तो एक चीज समझिए कि बहुत सारे लोगों ने दो तीन मॉडल हो सकते हैं। मतलब देखिए, आपको अगर सेक्युलर होना है, मतलब यू वांट टू हैव नॉट एसोसिएशन विथ रिलीजन, तो आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। एक होता है ए रिलीजियस, ठीक है। एक होता है एंटी रिलीजियस, ठीक है। और तीसरा होता है प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ठीक है। पहले हम ए रिलीजियस समझते हैं। मतलब आप कौन सा धर्म मानते हो, कौन सा नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। पहला मॉडल ये फ्रांस वाला हुआ, जहां पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन से तरीके से रिलीजियस को मानता है, कैसे मानता है, नहीं मानता है, उसकी मर्जी। ठीक है। एंटी रिलीजियस जैसे होता है चाइना, वहां पे ऐसा मानता है कि रिलीजियन कंप्लीटली नेगेटिव है, रिलीजियन हैज नो कंसर्न विद दैट। ठीक है। ये देखिए, ये कुछ सेक्युलर सोसाइटीज है। फिर यूके है, यूएसए है, उसको वैसे तो सेक्युलर माना गया है, बट वहां पे भी क्रिश्चियनिटी, दोनों जगह पे आपको रिलीजन का डोमिनेशन मिलेगा। इसीलिए लिए हम उनको ये रिलीजियस या एंटी रिलीजियस में ना बोल के, वहां पे ऐसा भी नहीं है कि थियोक्रेसी है। देखिए, थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि धर्म वहां पे पागलपन की हद पर होता है। मतलब वहां पे लॉ लॉ ऑर्डर जो भी चीजें हैं वो भी रिलीजन डिसाइड करता है। ठीक है। तो वो चीज की हम बात नहीं कर रहे। तो हमारा ये कहना है कि जहां पे कोई भी, जैसे कि मैंने बोला था ना, यूएसए में तो इवन प्रेसिडेंट अगर रिलीजन का बोले तो वो बुरा नहीं माना जाता। वहां पे हाँ, हालांकि सेक्युलर जैसा एनवायरमेंट है, बट प्योर सेक्युलरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। यूके में भी जैसे कि हमें पता है क्वीन है, और फिर उसके लिए अलावा भी वहां पे जो हम बोलते हैं ना नॉर्मल चर्च का बहुत ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इटली में देखने को मिलता है। तो वहां पे वो चीज चल रही है। पर एक कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि देखिए, आप ये भी नहीं बोल रहे कि आप रिलीजन में दखल अंदाजी नहीं करोगे, ठीक है, मतलब ये रिलीजियस भी नहीं हो। पर आप ये भी नहीं बोलोगे कि हम हर एक चीज रिलीजन को कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे, विच इज लाइक चाइना, जहां पे रिलीजन को क्राइम माना जाता है या वो अवॉइडेबल चीजें हैं। दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड एस्टेब्लिश करने का प्रयास होता है। और वो कैसे होता है कि आप दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम पर नहीं जाते। ठीक है। आप कोई भी एक्सट्रीम पर नहीं जाते। आप बोलते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द एस्पेक्ट है जो रिलीजियन के है, उसमें स्टेट विल नॉट इंटरफियर। यहाँ पे स्टेट मतलब कौन सा है? इंडिया इज अ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट थियरी वाला स्टेट है। ठीक है। इट्स नॉट द टिपिकल स्टेट विच वी अंडरस्टैंड इट एज स्टेट। करेक्ट। तो आप समझिए कि यहाँ पे जब बोलते हैं कि इंडिया ऑन द यूजुअल टर्म्स विल नॉट इंटरफियर, दखल अंदाजी नहीं करेगा किसी के भी धर्म के रिलेटेड मामलों में। आगे हम देखेंगे वो भी आएगा
ठीक है, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप का भी फ्रीडम जो दिया हुआ है प्रीएम्बल में ही दिया हुआ है, और अलग से डेडिकेटेड आर्टिकल्स भी है। तो इन मोस्ट केसेस रिलीजियन को फ्रीडम मिलेगा कि वो अपनी तरीके से अपनी चीजों को प्रोपोगेट इंडिविजुअली या ग्रुप में कर सके। बट बट इंडिया में ऐसा भी है कि कुछ चीजें ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस, फॉर एग्जाम्पल एलिमोनी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे है इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स, ठीक है, ये चीजें जैसे कि मैरिज है ना, वो भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लीगल टर्म्स में मैरिज को भी देखा जाए तो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और डिवोर्स जैसे दिस इज नथिंग बट दी ब्रेकिंग ऑफ दैट एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ठीक है। तो आप समझिए कि कुछ चीजें ऐसी है जो चीजों में हम धर्म के मामले में धर्म को खुला नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आप समझिए सती प्रथा जो थी, ठीक है, ट्रिपल तलाक जो थे, निकाह हलाला की जो प्रैक्टिस अभी भी है, ठीक है, ये सभी चीजें क्या दिखाती है, ये सभी चीजें क्लियरली बताती है कि अगर सभी एस्पेक्ट्स को सिर्फ धर्म के ऊपर छोड़ा जाता है तो लोगों का ऑपरेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए इंडिया में क्या है, दोनों का एक मिक्सचर मॉडल है। स्टेट कुछ हद तक फ्रीडम भी देता है और कुछ हद तक कंट्रोल भी लगाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम है, यस है, आर्टिकल 25, जब हम आएंगे तो वापस डिटेल में जाएंगे। कलेक्टिव फ्रीडम है, यस, आर्टिकल 26, ठीक है। आप देखिए तो 15, 25 एंड 26 जो रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स है, उसमें ये दोनों फ्रीडम लोगों को दिए हुए हैं। बट उसके अलावा आप देखिए तो इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन है नहीं, ठीक है। इंडिया ट्राई करेगा कि हम किसी को भी रिलीजन के मामले में इंटरफियर करें नहीं, मतलब नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इंडिया का नेशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या अटेम्प्ट करता है कि कुछ एस्पेक्ट्स रहते हैं जिसको बोलते हैं सेक्युलर एस्पेक्ट, की जो धर्मनिरपेक्ष एस्पेक्ट है, जो किसी की लड़की की मतलब लाइफ के साथ कनेक्टेड है, मे बी ऑफ वुमेन, मे बी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को मार देना, ठीक है, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स, तो वो तो गलत हो गया ना, फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स वो तो गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अगर कोई चीज होती है, फिर कई बार पता है आपको धर्म के नाम पे क्राइम होते हैं, धर्म के नाम पे फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या हुई कि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म में फ्रॉड हो सकते हैं, हर एक रिलीजन में हो सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि कोई रिलीजियस स्पीच में कंट्री की यूनिटी के अगेंस्ट कोई बोल देता है, ठीक है, कोई एक्स कम्युनिटी वाई को डेंजर बोलती है, वाई जेड को बोलती है, और वो चीजें चलती जाती है। अगर वो चीजें हो रही है या इंटीग्रिटी को असर होता है, देश को तोड़ने की, ब्रेक करने की बात ये आती है, लोगों के बीच में एनिमिटी को प्रोपोगेट करने की बात आती है, या फिर एक की वजह से दूसरे को खराब फील होता है या डर लगता है, तो इट इज इन दोस केसेस वेयर वी कैन और दैट इज अ स्टेट कैन इंटरफियर। एंड इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। मतलब जनरली नेचुरली स्टेट अंदर नहीं आएगा, बट अगर बट अगर किसी ने मस्ती करने का ट्राई किया, ठीक है, तो वहां पे पूरे के पूरे चांसेस है कि स्टेट यहाँ पे रिलीजन के मैटर में भी इंटरफियर करेगा, और फिर आएगा एक एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्राइन, ठीक है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ERP। वो क्या है, जब हम रिलीजन को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वहां पे आराम से देखेंगे, ठीक है। बट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती है, मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जिसके बिना धर्म खलास हो जाएगा, द रिलीजन विल लूज इट्स एग्जिस्टेंस, एंड इट इज फ्रॉम दिस वन दैट इट इज सेइंग कि स्टेट will not interfere only into the essential religious practices. For example, बुरखा बैन जो चला था अभी रिसेंटली, वो क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है नहीं है? देन सिख की पगड़ी और किरपान का केस है। मैं अभी आंसर नहीं दे रहा, मैं सब क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल करता हूँ।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भगवा वस्त्र है या फिर हरा कपड़ा है, ब्लैक क्लोथ है, क्या ये सभी चीजों में किसी को कैप पहना है, ठीक है, पगड़ी पहननी है, क्या ये चीजें एसेंशियल मानी गई है, जनोई पहनना है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ब्रॉडर कंटेक्स्ट में आप देखें तो ये सभी चीजों के बारे में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी हद तक स्टेट आपके अंदर जाएगा, उसके बाद स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा। डन। मतलब सेक्युलर स्टेट कौन सा होता है, जहां पे हार्मोनी में देखने को मिलती है, ठीक है, जहां पे हार्मोनी दिखने को मिलती है, जहां पे बैलेंस होता है, ठीक है, कि लोगों को जनरली रिलीजियस स्फीयर में काम करने दो, बट जैसे ही कोई काम ऐसा होता है ना कि जहाँ पे वो रिलीजन का ना होके, वो रिलीजन का ना होके लोगों की लाइफ में सेक्युलर एस्पेक्ट में भी असर करना चालू हो जाए, सेक्युलर एस्पेक्ट मतलब ऐसे एस्पेक्ट जो धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं रखते, ठीक है। अगेन बहुत सारे केसेस है, फॉर एग्जांपल केशवानंदा भारती केस में ये रीइटरेट किया गया था कि सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आगे जाके पढ़ेंगे। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है, आप देख सकते हो, अभी के लिए जस्ट एक ब्रीफ है, तो आप कुछ चीजों को सिर्फ बड़ी बड़ी आइडियाज के साथ समझ लीजिए, ठीक है। सो आई गेस सेक्युलरिज्म के ऊपर हम इतना भी समझ ले तो बहुत है। हाँ, ये वर्ड ओरिजिनली नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था, बट ऐसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे आर्टिकल्स अगर पहले से है तो ये अगर होता या ना होता, इंडियन सेक्युलर वाज ऑलरेडी ए सेक्युलर स्टेट, ठीक है, और उसके लिए हमें कोई सबूत की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए, फिर एक बहुत ही रिलीजियस के बारे में, एक शाहबानो बेगम शाहबानो का केस है 1985 का, और फिर उसमें जो मस्ती हुई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जो करी थी, ठीक है, वो सभी चीजें अभी के लिए हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारे आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 एंड 16 जो रिजर्वेशन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन दोनों में बात करता है, आर्टिकल 19 अलग अलग टाइप के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और वो चीजें बात करता है, आर्टिकल 25 26 27 28 जो रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल 14 15 16 19 25 टू 28 एंड 44, ठीक है, ये सभी आर्टिकल्स प्लस 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसने प्रियम्बल में ही ऐड कर दिया, ये सभी चीजें आप देखो तो बताती है कि सेक्युलरिज्म ये बाद में, बट उससे पहले भी यहाँ पे था, एंड दैट्स व्हाई वी कैन ऑलवेज से दैट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, फ्रॉम इंसेप्शन इटसेल्फ, इंडिया हैज बीन अ सेक्युलर स्टेट, भले ही वो उसको लिखा गया, कोडिफाई किया गया, एनेक्ट किया गया इन 1976 47 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो आई गेस सेक्युलरिज्म के ऊपर इतनी चर्चा बहुत है, आपको बहुत सारा क्लियर आइडिया आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सेक्युलरिज्म के ऊपर अगर आपको ऐसे भी लिखना है तो ये नॉलेज आपको डेफिनेटली काम में आएगा, और वो चीजें आप समझिए, देखिए इनिशियली जो भी सेशंस है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको ऐसे में या जनरल जीएस के राइटिंग में भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे, इथिक्स में भी हेल्प करेंगे, जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज लिखेंगे तो हमेशा अप्रिशिएट ही की जाएगी, ठीक है। चलिए, सो वापस आते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign सोशलिस्ट सेक्युलर, तीन वर्ड हो गए, अभी आते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो दोनों वर्ड को आज एटलीस्ट समझ लेते हैं। फोर्थ वन इज डेमोक्रेटिक। देखिए, डेमोक्रेटिक का सिंपल मतलब क्या होता है, डेमो मतलब पीपल, ठीक है, डेमोस दैट मीन्स पीपल, और दैट्स व्हाई डेमोक्रेटिक, इट इज द रूलिंग सिस्टम, गवर्नेंस बाय पीपल, ठीक है, लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उनके साथ कैसे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। अभी आप देखिए कि फॉर एग्जांपल से पहले का जस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी को इमेजिन करिए, मतलब बहुत कम लोग थे, एक फैमिली ये है, दूसरा फैमिली ये है,
अभी होगा क्या कि आइडियली क्या होगा कि अगर छोटा सा परिवार है ना, तो ये परिवार को ये चलाएगा, ये परिवार को ये चलाएगा। जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट पर्सन विल गवर्न दी। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्री सिविलाइजेशनल एरा, ठीक है, जब सिविलाइजेशन, जब हमारी संस्कृति डेवलप नहीं हुई थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही वो डेवलप होने लगी ना, तो सोसाइटी की साइज बढ़ती गई। जैसे ही बढ़ती गई ना, तो इवन वैदिक एरा में भी लिखा है, इवन ग्रीक कल्चर भी डिफाइन करता है कि देर एग्जिस्ट अ कॉन्सेप्ट लाइक ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा को अगर आप नेशनल लेवल पे ले जाएं तो वहां पे आता है स्वीडन, ठीक है। स्वीडन नहीं, सॉरी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आता है, और वहां पे क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्राम सभा इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे लोग रिलीजियन को, सॉरी, यहाँ पे लोग रिप्रेजेंटेटिव को, हैंगओवर हो गया, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट वो खुद भी, मतलब पीपल खुद भी इन्वॉल्व होते हैं इनटू दी प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लोगों का, पार्टिसिपेंट्स का देखने को मिलता है। और वहां पे अगर परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो उनको रिकॉल का भी ऑप्शन मिलता है, वो लोग बुला सकते हैं। कुछ बिल होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में से पास होते हैं। इन दोज कंट्रीज, इन दीज कंट्रीज, ये चीजें क्या होती है कि पूरे के पूरे आपको देश से कुछ इंपॉर्टेंट कायदे हैं, तो आपको पूरे देश का वोटिंग करवाना पड़ेगा, आपको वैसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। बट एक होता है, मतलब जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड, और होती है दूसरी विच इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होती है, अगेन हमें पता है, प्रेसिडेंशियल, देन अनदर वन इज प्राइम मिनिस्टेरियल डेमोक्रेसी, और फिर उसके बीच में कुछ आते हैं बहुत सारे वेरिएशंस, ठीक है। प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या हुआ, एक डायरेक्टली इलेक्टेड हेड हुआ और वो चीजें अपने आप चला रहा है, ठीक है। और दूसरा प्राइम मिनिस्टेरियल, मतलब आपने एक ग्रुप को सिलेक्ट किया, एक पार्टी को सिलेक्ट हुआ, जिसकी मेजोरिटी हुई, उसमें से उसके लीडर को वो पार्टी के लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई तू हमारा लीडर है, ठीक है। तो देखिए, जब तक देश छोटा है ना, 5 लाख 10 लाख की साइज है, तो आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जा सकते हो। बट जब 140 करोड़ की बात हो, सो ओनली अराउंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मॉडल विल बी सुटेबल, ठीक है, करेक्ट। देखिए, मतलब कई बार इसके बीच में हाइब्रिड भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फ्रांस है, ठीक है, जैसे कि जापान है। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आपको थोड़ा बहुत डायरेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज तो मिलेगा ही, ठीक है। बट बाकी आप देखिए तो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी से करे, मतलब हमारे यहाँ पे ईवीएम से, या वहां पे बैलेट पेपर से, ठीक है। वो जब इलेक्शन का टॉपिक करेंगे तो तब उसे वहां पे भी देखेंगे। बट अभी के लिए समझिए कि जब प्रेसिडेंट हो सकता है या फिर पीएम हो सकता है, और वो वहां से रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ में काम करते, क्योंकि उतने सारे लोग तो काम नहीं कर पाते ना, उतने सारे लोग तो कभी देश को चला नहीं पाएंगे। और हमारा मॉन्स्टर एग्जाम्पल तो है ही, ठीक है। और हमारे यहाँ पे कैसी है, अगेन पार्लियामेंट्री, प्राइम मिनिस्टेरियल को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोला जाता है, जहां पे प्राइम मिनिस्टेरियल विच इज एन इलेक्टेड हेड ऑफ अ लेजिस्लेचर, जनरली लोअर हाउस, जनरली लोअर हाउस, क्योंकि इंडिया में कोई भी हाउस का अलाउड है, ठीक है। तो आप देखिए, पार्लियामेंट हो गया एक साइड पे, वो वहां पे रहेगा, एक साइड हो गया प्रेसिडेंट, और उसके बीच में हमारी डेमोक्रेसी कौन सी है, हमारी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, which is nothing but the representative democracy of parliamentary style with a PM as its leadership, ठीक है, जो अपने आप वहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटी मानी गई है, ठीक है। तो एक हो गया रिप्रेजेंटेटिव, एक हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आगे सभी के लिए हम इतना रखेंगे, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज रिपब्लिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, रिपब्लिक। चलो, रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, एक तो नैरो मतलब होता है, नैरो मतलब क्या होता है
कि भाई जो आपका प्रेसिडेंट है ना, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि कुछ भी, देखिए रिपब्लिक में प्रेसिडेंट बोले या फिर वो पोजीशन इक्विवेलेंट बोले तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जनरली ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, रिपब्लिकन नेचर, ठीक है। अभी आप समझिए कि अगर कोई प्रेसिडेंट है, अगर उसे प्रेसिडेंट को अगर कोई फैमिली में से ही लिया जाए, कोई रिलीजन या रॉयल हाउस में से लिया जाए, ठीक है, मतलब कुछ क्वालिफाइड प्रिविलेज लोगों को ही हाईएस्ट पोस्ट अगर मिलती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसको हम रिपब्लिक नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ पे आपको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोनार्क होना पड़ेगा, राजा होना पड़ेगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे उसकी ज्यादा चलती है जी। जैसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया तो वहां पे प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एड हो जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने वहां से ही कॉपी किया है। अगर ब्रिटेन में ऐसा है तो हमारे यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही मॉडल आपको रेप्लिकेट होने को मिल रहा है। बट प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड है, ठीक है, नॉमिनल हेड है। भले यहाँ पे ये नॉमिनेटेड हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया जैसे कंट्री में इलेक्टेड है, ठीक है। हमें पता है ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है नहीं लेता, आगे आएगा वैसे भी। बट मोर ओवर आप एक चीज समझिए कि जैसे ही हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, ठीक है, ये अब मिलके रिइलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। और होगा क्या कि कोई भी बंदा, एनी पर्सन, मतलब जो डिसक्वालिफाइड नहीं है, मतलब जिसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, अगर वो डिसक्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, तो ही कैन बिकम, और प्रोवाइडेड कि वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, वो नहीं करता है, वो चीजें ऑब्जेक्टिव होगी। बट अगर एनी पर्सन हैज अ चांस, अगर एनी पर्सन हैज अ चांस टू बिकम द प्रेसिडेंट और द हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर, समझिए प्रेसिडेंट बनना मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट कंट्री। अगर कोई भी पर्सन ये बन सकता है तो हम क्या बोलेंगे, रिपब्लिक, ठीक है, जहां पे लोग अपने आप से ही एक बंदे को चुन सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास मौका रहेगा, इवन आप भी चाहो तो आप भी खुद को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर सकते हो, हाँ प्रोवाइडेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पर उसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है, जिसको मैं कई बार प्रेज लिखता हूँ, PREZ, ठीक है। आप सोचिए अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है तो क्या वो और कुछ नहीं बन सकता, ऑफ कोर्स बन सकता है। मतलब एनी पोस्ट under the government of India and states is open to every individual unless they are disqualified, ठीक है। मतलब मोर ओवर द लेस, हाँ कुछ ऐसी जनरेशन होती है जहाँ पे लिमिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस एंडाउसमेंट्स है, रिलीजियस ट्रस्ट है, तो वहां पे वही रिलीजन के पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑफिसेस सबके लिए खुली है। वहां पे भी ऑप्शन तो है ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट है, मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट है, क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वहां पे वो लोग बोल सकते हैं कि भाई इसका ट्रस्टी है, ये धर्म संस्थान का जो कंट्रोल करेगा, ठीक है, रिलीजियस प्लेस का जो कंट्रोल करेगा, वो बन डाल सकते हो। दैट इज नॉट अ वायोलेशन ऑफ दिस आइडिया, ठीक है। तो रिपब्लिक अगर ये हो सकता है तो एनी ऑफिस ऑफ इंडिया इज ओपन टू इट, ठीक है। और ये होता है हमारा अल्टीमेट 5 वर्ड का एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर मतलब यहां से हमें ये भी पता चलता है कि रिपब्लिक में क्या होता है, जनरली हर एक को इक्वल माना गया है, ठीक है, और वहां पे कोई ऊंच नीच का स्कोप रहता ही नहीं है। डन, चलिए तो वापिस आ जाते। अब एक दूसरा एक आज का सवाल लिख लीजिए, उसी में जो भी सवाल देते जाओ, आपको लिखना है तो लिखिए, आपको फायदा रहेगा, ठीक है। आज का सवाल क्या होगा कि वापस वही लाइन पे है कि इंडिया, छोटा सा ही सवाल है, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेचरी ऑफ UN, this even after this can we say that India is the truly democratic country with the secular
सोशलिस्ट, जो हमारे 5 वर्ड है ना, क्या वो प्रोफाइल को अभी इंडिया डिजर्व करता है? हर एक को रेफरेंस में लगा के, ठीक है, हर एक एस्पेक्ट को रेफरेंस में लगा के क्या आप बोल सकते हो कि क्या हमारा, वी वांट टू कंसिडर इंडिया इनटू व्हाट, वी वांट टू कंसिडर इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब हमें भी इसको ऐसे कुछ बनाना है। ठीक है, क्या वो सपना पूरा हो पाया है? क्या हम उसे एक्चुअली नजदीक भी है कि वहां तक हम पहुंच पाए? ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसे सवाल ही आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भले ही इजी लगे, आप एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करोगे तो पता चलेगा इतना भी इजी नहीं होता। ठीक है, एक समझना एक बात है, और समझने के बाद आपको थॉट को ऑन पेपर भी लाना पड़ेगा ना, because even if you know everything, at least you need to express that in examination. ठीक है, यस, बाकी आई गेस आज हम यहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ क्वेरी वगैरह हो तो बोलिए। ठीक है, अदरवाइज विल एंड दी सेशन। गिव्स नो क्वेरीज, कोई क्वेश्चन अब तक जो हुआ? आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सो आई गेस यू हैड टेकन दैट। ठीक है, चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, अच्छा स्कोर करते रहिए। चलिए, बाय बाय।